10 मिनट के अंदर आपकी एम्बुलेंस वहां पहुंचनी चाहिए। तो निश्चित रूप से संवेदनशीलता के रूप से आपने जो बात रखी है उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान महाराजा सजोबा लेसाम्बा। Sir, my supplementary questions pertains to Manipur. Sir, the conditions of national highways of Manipur are very bad and pitiful condition, with extortion and the restriction to travels. What positive measures or steps will be taken up in future at the earliest? Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में पिछले कुछ 2 साल में आपको पता है कि वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी थी कि लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, हमारे कॉन्ट्रैक्टर की इक्विपमेंट को आग लगा दी गई और उसके बाद में हमने काफ़ी कोऑर्डिनेट करके उसको क्लियर करके काम करने की कोशिश की। बहुत से दिक्कतें सॉल्व हुई, कुछ प्रोजेक्ट पूरे भी हुए, कुछ समय दिक्कत भी है। पर अभी 12 जनवरी को पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट का एक रिव्यू मीटिंग 12-13 जनवरी को गुवाहाटी में रखा है और उसमें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हम रिव्यू करेंगे। चीफ मिनिस्टर वहाँ के जो अभी वहाँ के जो गवर्नर साहब है उनको भी बुलाया है, अधिकारियों को भी बुलाया है और निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे। पर मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि पार्लियामेंट में मेरा क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में सभी अधिकारी रहते हैं दोनों दिन, तो आप आज भी है, आप खुद आकर एक पत्र भी दीजिए अधिकारियों के सामने, आपकी बात कराकर जहाँ ज्यादा दिक्कत होगी वो प्रश्न आज के आज सुलझाने का मैं प्रयास करूंगा। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान संतोष कुमार पी। Thank you, sir. Sir, on seventh report of the CAG in the year 2023 is on the toll operations of National Highway Authority of India in South India. So there are a number of recommendations, suggestions in that report. So I would like to know the implementation status of the CAG reports. Honorable Minister. President, sir, the question is not related to the subject, but report is not with me. But on the basis of report, whatever the recommendation given by the CAG, the way in which we are now developing the new technology, that is multi-lane free flow, that is to be one of the important things where there is no loopholes, no frauds, no possibility of frauds. And that is the reason the system is totally digitalized, connecting to the satellite, direct transaction to the bank, and that's the reason now whatever the recommendation given by the CAG, by adopting this new solution, I feel that there will be no problem. Now, question number 185, Sri Neeraj Dangi. Question number 185. Honorable Minister. फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री नीरज डांगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे सर मूल प्रश्न में मैंने पूछा था कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों में एमएसएमई में अप्रेंटिसशिप के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कोई विशेष नीति ला रही है, उस पर कोई जवाब नहीं आया। मेरे मूल प्रश्न में संतोषजनक जवाब नहीं है, उसमें कहीं भी किसी नीति का उल्लेख नहीं किया गया है। तो सरकार सिर्फ आश्वासनों पर केंद्रित है और नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर के पूरी तरीके से विफल है। बहरहाल माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के संज्ञान में है कि प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भी अधिकांश प्रशिक्षुओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो क्या निजी उद्योगों द्वारा अप्रेंटिसशिप दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं? यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं? सर, एमएसएमईज का पार्टिसिपेशन हमारे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में इंकरेज किया जाता है और एक्चुअली मैंने लिखे जवाब में भी डेटा दिया है कि कितने एमएसएमईज इसमें भाग ले रहे हैं। लगभग जो 106 एमएसएमई क्लस्टर्स जो देश भर में आइडेंटिफाइड हैं, वहाँ विशेष तौर पे हम एक अभियान चला रहे हैं कि उनका पंजीकरण हो और उनको कानूनी जानकारी हो, क्योंकि ये एक योजना नहीं है। दोनों स्कीम्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है और हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो नेट स्कीम है,
दोनों स्कीम एक कानून के दायरे में है, कानून के माध्यम से उनको संचालित किया जाता है। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है सभी एंटरप्राइजेस के लिए, उनका फुलफिलमेंट होना चाहिए। और उन 106 क्लस्टर्स में अभी तक लगभग 26,000 से ज्यादा एमएसएमईज ने 2022 से लेके 2025 तक अप्रेंटिसेस को इंगेज भी किया है। तो मोटा मोटी आप देखेंगे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे एंटरप्राइजेज चला रहे हैं, उनका अप्रोच होता है कि उनके लिए अगर कोई योजना सरल होगी तो उसमें वो भाग लेना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से सभापति जी इस सवाल के उत्तर में पूरे देश के जो उद्यमी हैं उनको ये अवगत कराना चाहता हूं कि कानूनी मैंडेट है कि अप्रेंटिसेस को रखें। और एक नौजवान, एक युवती जब एक एंटरप्राइज में अप्रेंटिस बन के जाती है तो उनको भी जानकारी होती है कि क्या पाथवेज उनके लिए हैं, कहाँ उनके अंदर कौशल की कमी है, और इंडस्ट्री वालों को भी पता लगता है कि हमारा स्किल गैप कहाँ है, किस हिसाब से उन बच्चों को वो कार्यरत रख सकते हैं, उनको आगे भी रोजगार दे सकते हैं। तो कानून में प्रावधान है। और अभी हमने एक जन विश्वास के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी कोशिश की है कि एक सरल तरीके से ये कानून बेहतर तरह से लागू हो। डीक्रिमिनलाइज भी हमने किया। और एक रूल मेकिंग बॉडी जो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल है वही जो है सारे नियमावली को तय करता है। पिछले साल उन्होंने विज्ञान भवन में दिल्ली में बैठक की और उसमें अनेक प्रावधान किए। उन्होंने स्टाइपेंड को भी 36% बढ़ाया, क्योंकि अक्सर हमें इंडस्ट्री से ये बात आती थी कि जो एक्चुअल पे रेट्स हैं, पे स्केल्स हैं, वो मच हायर हैं, वो उससे ऊंचे हैं, और हम सिर्फ 1500 रुपए का स्टाइपेंड सपोर्ट अपने नैप स्कीम में देते हैं। तो उनकी शिकायत थी कि अगर स्टाइपेंड ओवरऑल बढ़ा दिया जाएगा तो हायर ग्रेड के जो बच्चे हैं जो निकल के आ रहे हैं उनको वो एंगेज कर पाएंगे। तो इस तरह के सुधार हम समय समय पे करते रहते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नीरज डांगी जी। क्या मंत्रालय को कई प्रशिक्षुओं द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्हें अप्रेंटिसशिप के दौरान केवल प्रशिक्षण या गैर तकनीकी कार्य दिए जाते हैं जिससे कौशल विकास बाधित होता है? इसकी निगरानी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक ऑन द जॉब कौशल प्राप्त हो, इसके लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं? सर अप्रेंटिसशिप के 2 मॉड्यूल होते हैं। एक तो सॉफ्ट स्किल्स का, लाइफ स्किल्स का कंपोनेंट हमने उनको जोड़ा है ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी हम ध्यान दें। दूसरा ऑन द जॉब की तरह जो फैक्ट्री फ्लोर पे उनकी ट्रेनिंग होती है वो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। तो The House stands adjourned to meet at 2 p.m. जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है राजनीति में उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब कोई पार्टी कहती है वोट जिहाद। सर ये फर्रुखाबाद में 2024 में सपा की पार्टी के मंच से हुआ था। सर अभी चुनाव में, जुबली के चुनाव में, जुबली हिल्स के चुनाव में कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये क्या है सर? मुझे लगता है इसके बारे में हम लोगों को सोच समझ कर विचार करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें किंतु परंतु का स्कोप नहीं रहता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई यह कह रहा है कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और इसी बिहार के चुनाव में मोदी जी की माता जी को गाली दी गई, गालियों का अब शब्दकोश भी अवेलेबल है। कम से कम चुनाव सुधारों में अब इन चीजों से हम सबको दलगत भावना से ऊपर उठकर आना चाहिए, अन्यथा वो अराजकता की तरफ, भाषा की अराजकता से समाज में अराजकता की तरफ जा सकते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं सर, जिस ढंग के चुनावी वादे किए जा रहे हैं, कोई कह रहा हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे, और 2024 में सर कांग्रेस ने कहा 8,500 खटाखट खटाखट खटाखट। तो मैं ये बताना चाहता हूं सर, 1 लाख रुपए हर परिवार को देने की बात कहते हैं। भारत की 145 करोड़ की जनसंख्या है सर, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। उसमें कुल मिला के 31 करोड़ परिवार हैं, यानी 31 लाख करोड़ बांटेंगे, और भारत की रेवेन्यू रिसीव 2024 में 27 लाख करोड़ थी। इससे बात समझ में आ जाता है कि वो किस प्रकार से लोगों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पर अंत में मैं ये कहना चाहता हूं